हाँ जी, नमस्कार। कृष्णा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी लैंग्वेज का बैच जो अपना स्टार्ट हो चुका है 9 तारीख से, जिसकी फर्स्ट क्लास कल थी और आज दूसरी क्लास है। तो आपको कुछ जानकारी जो साझा की गई थी ग्रुप के थ्रू, वो जानकारी अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। आरजीएस का बैच है ये, जेएलओ का भी बैच रहेगा ये, एपीओ का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी ये लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स जो है कवर करेगा। अब पहला सवाल आता है, बैच स्टार्ट कब हुआ? तो बैच आपका कल ही स्टार्ट हुआ है। अभी 2 डेज इन अ वीक हिंदी की क्लास रहेगी आपकी। 9 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। क्लास का टाइम रहेगा 5 से 6 इवनिंग का। और आपकी अभी वीक में 2 क्लास रहेगी, मंडे और ट्यूसडे को। और हिंदी की क्लास आपकी लाइव रहेगी। और इंग्लिश की क्लासेस जो होगी वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है इंग्लिश के, और हिंदी लाइव है। अब अलग अलग बैच की जो फीस है, आरजेएस जेएलओ और एपीओ प्रीलिम्स का कंबाइंड जो बैच है 26-27, उसकी फीस रहेगी 4,999 रुपये और इंग्लिश की 3,499 रुपये। और अब प्रश्न आता है वैलिडिटी का, तो 1.5 ईयर की रहेगी, 1.5 साल की वैलिडिटी इस बैच की रहेगी। दूसरी साइड आप बात करें ओनली आरजेएस के, जो स्टूडेंट ओनली आरजेएस को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी की फीस रहेगी 3,999 रुपये और इंग्लिश की रहेगी 2,499 रुपये। और यहाँ आपकी वैलिडिटी रहेगी एग्ज़ाम तक। और आपको पहले से पता ही है कि इसके साथ में टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूड है। तो अब हम आते हैं अपनी क्लास पर। सबको मेरी आवाज़ क्लियरली विजिबल ऑडेबल है और स्क्रीन विजिबल है? एक बार कमेंट कर दीजिए प्लीज़। हम अभी ग्रामर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हिंदी व्याकरण के बारे में हमने बात की, कल हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया सिलेबस को। तो आपके सिलेबस में लिख रखा है व्याकरण का सेगमेंट। तो हम सबसे पहले जो शब्द लिखा हुआ है सिलेबस में उसके बारे में एक एक चीज़ की जानकारी रखते हुए चलेंगे, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपका प्रीलिम्स में पूछा जाए, मेंस में पूछा जाए या इंटरव्यू तक में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लैंग्वेज का सेगमेंट है। हम बात करते हैं व्याकरण की। कौन सी व्याकरण? हिंदी की व्याकरण। पहले इस शब्द को देखेंगे। इस शब्द का हम टुकड़े करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। हम हर एक चीज़ को इसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने कल ही डिस्कस करा था। यण संधि इसमें है। व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है अगर पूछ लिया जाए तो यण संधि है। यण संधि का पता कैसे चलेगा? अभी के लिए ध्यान में रखते चलेंगे हर एक चीज़ को। य व से पहले अगर कुछ भी आधा है, आधा क्या होगा? व्यंजन। तो वो आधा व्यंजन अपन बाहर निकाल लेंगे और य की जगह ई की मात्रा लग जाएगी, वी। और य में जो मात्रा है उसको अपन एज इट इज रख लेंगे और शेष जो बचा करण, वी प्लस आ प्लस करण। और यहाँ ये उपसर्ग भी हो जाता है। तो इस प्रकार व्याकरण का अपन ऑपरेशन करते हैं। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण के अगर स्टेप बाय स्टेप हम बात करें, व्याकरण से क्या समझते हैं जिनने पहले कभी पढ़ रखी है हिंदी, या जिनको हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। ग्रामर है क्या? व्याकरण क्या है? इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, राइट? इसमें आपके कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स होते हैं। वही हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, वर्णमाला होती है बेसिकली। तो इसकी सबसे बेसिक यूनिट की अगर हम बात करें तो वो वर्णमाला होती है। क्या होती है? वर्णमाला। माला का मतलब क्या होता है? ये माला जो आप किसी के स्वागत में पहनाते हो, गार्लैंड। तो वर्णों की माला है। वर्ण में क्या क्या होगा? वर्ण में आपके स्वर भी होंगे, वर्ण में आपके व्यंजन भी होंगे। इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला में हम सबसे पहले स्वर देखेंगे, फिर हम व्यंजन देखेंगे। स्वर व्यंजन देखने की बात अपन करेंगे जब हम स्वर और व्यंजन देख लेंगे वर्णमाला। फिर अपन चले जाएंगे शब्द पर। जब हमें स्वर का आइडिया रहेगा, व्यंजन का आइडिया रहेगा, स्वर का अगर मैं आइडिया दूं तो ये आ, जैसे इंग्लिश में आपके ए ई आई ओ यू और बाकी सब कॉन्सोनेंट है, वैसे ही ये आ जो लाइन आप शुरुआत में सीखे होंगे जब आपने स्कूल में जाना शुरू किया होगा, दाखिला लिया होगा, आंगनवाड़ी वगैरह, जब अलग अलग जगह की अलग अलग प्रणाली होती है शिक्षा की, लेकिन प्राइमरी शिक्षा में आपसे सबसे पहले अ ही बनवाया गया है।
उसके बाद में आपको क पर ले जाया गया है। क, ख, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है। आपको संख्या में नहीं उलझना, आपको संख्या भी बताई जाएगी धैर्य के साथ। हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे शब्द के बारे में कि शब्द क्या होता है। जब हम वर्ण सीख जाएंगे तब वर्ण से हम शब्द बनाएंगे। कल हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे आपने क सीख लिया, म सीख लिया, ल सीख लिया। अब इसको जोड़ के अपन एक शब्द बना सकते हैं, कमल। अब ये शब्द तो मैंने बना दिया जिसका कोई मीनिंग है, कमल मतलब फूल का पर्यायवाची है। इसी को कुछ जोड़ के मैंने एक शब्द और बना दिया, जैसे क ल म, इंटरचेंज कर दिया। कलम का मतलब ये पेन है, जैसे आप नोट्स बना रहे हो वो पेन है, कलम हो गई। लेकिन एक शब्द मैं और बना रहा हूं इसी से, म क ल। तो इसका कोई मीनिंग है क्या? म क ल का कोई मीनिंग है क्या? तो शब्द किसको कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक, स अर्थ, अर्थ के साथ में जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, तो उसको हम कहते हैं शब्द। जब हम वर्णमाला जान लेंगे, हम शब्द जान लेंगे, तब हम जानेंगे पद। क्या जानेंगे? पद। अब ये पद क्या होते हैं? पद के बारे में आप जानेंगे जब आप वर्णों को जान चुके होंगे, शब्दों को जान चुके होंगे। पद होता है विभक्ति युक्त शब्द। अब मैं यहाँ अगर लिखना चाहूँ पद, पद क्या होता है? पद होता है विभक्ति युक्त शब्द। ये तो हो गई किताबी बात। अब वापस बात शब्द की आ रही है, ठीक है। युक्त मतलब साथ में। अब प्रश्न बचता है विभक्ति क्या होती है? विभक्ति होते हैं कारक चिन्ह। विभक्ति क्या होते हैं? कारक चिन्ह, जो शब्द के साथ में प्रत्यय के रूप में जुड़कर उसको एक अर्थ देते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ राम, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ राम, एक शब्द है। बाजार, एक शब्द है। या मैंने कुछ नहीं लिखा, या मैंने लिखा चले, एक वर्ब है। राम बाजार चले, पूरा हो रहा है। राम बाजार चले। अब मैं यहाँ ऐड क्या कर सकता हूँ? बाजार की ओर चले, मतलब बाजार नहीं गए हैं, बाजार की ओर गए हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक शब्द ऐड किया। जब ये चिन्ह लगता है इसको बोलते हैं हंस पद। क्या बोलते हैं? हंस पद। राम बाजार की ओर गए। राम ने, ये विभक्ति है। राम ने बाजार का, अब मैं की ओर की जगह लिख सकता हूँ बाजार का दौरा किया। क्या किया? दौरा किया। तो ये जो विभक्तियां लग रही है ना, ये विभक्ति लग रही है ने, कर्ता कारक। राम करता है। तो ये आपको समझ में आएगा आगे, जैसे अपन कारक चिन्ह पढ़ चुके होंगे तब। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये विभक्ति है। शब्द पढ़ लिए हमने, शब्द पढ़ लिए हमने, क्रिया पढ़ ली। अब ये विभक्ति है जो एक सेंटेंस को अर्थ देते हैं, एक मीनिंग देते हैं। तो पद किसे कहते हैं? जैसे राम ने, ये एक पद हो गया। कौन सा पद? कर्ता, है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जब वापस देखते हैं अपन कहाँ थे? हमने वर्णमाला देखी, वर्णमाला से हम शब्द देखेंगे, शब्द से हम पद देखेंगे, पद के बाद में हम सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। क्या बनाना सीख जाएंगे? पद। पद के बाद में हम बनाएंगे वाक्य, जो अभी लिखा था, राम बाजार की ओर गए, राम बाजार को चले, ये वगैरह, है ना। पद हुआ, वाक्य हुआ, उसके बाद में हम बात करते हैं अवतरण की। इंग्लिश में आप चलते हो वर्ड्स, फिर आप फ्रेज, फिर आप सेंटेंस, फिर आप पैसेज। जैसे इंग्लिश में चलते हो वैसे ही हिंदी का थीम है, बस नाम एक अलग अलग है। इंग्लिश के साथ कोरिलेट कीजिए और उन नाम को याद रखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही याद रह जाएगा। अब हम जब बात करते हैं, जब हमने एक स्टेप पकड़ा है कि व्याकरण को सीखेंगे अपन कैसे, जैसे अपन लॉ पढ़ते हैं तब हम लॉ में सेक्शंस की तरफ जाते हैं, सब सेक्शंस की तरफ जाते हैं, है ना। तो वैसे के वैसे हिंदी को अपन ने स्टार्टिंग से समझा कि इसकी बेसिक यूनिट क्या हो सकती है, तो वो वर्णमाला होती है।
इसका बेसिक यूनिट क्या है? वर्णमाला। तो हम वर्णमाला से शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि वर्णमाला की व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो व्याकरण की परिभाषा कोई टाइप करेगा? क्योंकि आप जितना क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे उतना क्लास इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। नई चीज़ के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, तभी वो चीज़ आपके समझ में आएगी। और ये आप निश्चिंत रहिए कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी क्लास के साथ साथ। ये तनाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं है कि आज आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आपने लॉ पढ़ना स्टार्ट किया होगा या कुछ भी नई चीज़ पढ़ना स्टार्ट की होगी तब आपको तनाव तो रहा ही होगा। लेकिन अब हम जब चलते हैं आगे व्याकरण की परिभाषा पर, एक बार व्याकरण की परिभाषा भी प्रश्न पत्र में पूछी गई है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? भाषा को शुद्ध लिखने के नियमों का संकलन। भाषा को शुद्ध लिखने के नियमों का संकलन। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है? एक रूल बुक कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसमें क्या है? एक देश कैसे चलेगा उससे संबंधित नियम है। तो व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध लिखने के नियमों का एक संकलन है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बोलने में आप कैसे भी बोल देते हैं, लेकिन लिखने की जब बात आती है तब आपको नियमों का ज्ञान होना चाहिए, नियमों का बोध होना चाहिए। जब हम बात करते हैं व्याकरण की तो हम सबसे पहले हम चलेंगे वर्णमाला की ओर। किसकी ओर चलेंगे? वर्णमाला की ओर। आपको एक एक चीज समझ में आएगी, बस आपको पेशेंस रखना है। वर्णमाला, अगर मैं ये कहूं वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। वर्णमाला में सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे, फिर हम व्यंजन पढ़ेंगे। जब आप ये पहले की 2-3 क्लास स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब आपको स्वर का नॉलेज होगा, जब आप व्यंजन का नॉलेज होगा, तब आपके लिए स्वर संधि आसान होगी। जब व्यंजन पे कमांड होगी तब व्यंजन संधि आपके लिए आसान होगी। जनरली ये बेसिक की क्लासें स्किप करके डायरेक्ट संधि से शुरू की जाती है क्लास, क्योंकि संधि ही सबसे पहले लिखी गई है, तो आपको संधि में तनाव उत्पन्न होगा। तो उस तनाव से बचने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होते कितने हैं? कितने होते हैं स्वर? कोई बताना चाहेगा? स्वर की आप बात करो तो स्वर होते हैं 11। यहाँ से आपके नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आपके सेक्शन स्टार्ट होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कोई नहीं, लेकिन इंटरव्यू में पूछ ले कि आप व्याकरण पढ़ के आए हैं हिंदी की, तो आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछना चाह रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? अब आप अगर मेरे सामने जवाब नहीं दे रहे हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप पेपर पे नोट कर लीजिए। जैसे ही मैं एक 30 सेकंड का पॉज तो लेता ही हूँ आंसर बताने से पहले, तो वो 30 सेकंड का पॉज लेके आप आंसर लिख लीजिए। आप मैच कीजिए आपको आ कितना रहा है, आपको जानकारी कितनी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जानकारी बढ़ाने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। तो चेक तो कर लीजिए आप कितना पानी में है और कितने बार है। स्वर होते हैं 11। अब आप लिख सकते हैं स्वर 11 कौन कौन से होते हैं। मैं तो लिख ही रहा हूँ क्योंकि मुझे तो लिखना ही है। ग्रीन कलर शायद विजिबल नहीं होगा आपके लिए। जब हम स्वर की बात करते हैं, स्वर होते हैं 11। 11 स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए, आप इनकी सीक्वेंस देखिए, इन्हीं से हम स्वर बनाएंगे। अ का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप बड़ी ई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आ ई। अब हम बात करते हैं ऊ, और ऊ का ई दीर्घ रूप बड़ा ऊ। तो इन स्वरों को याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? ये मूल स्वर है, ये मूल स्वर है, ये मूल स्वर है। अभी हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। जब हम भेद पढ़ेंगे, इनके प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, तब आपको और मजा आएगा कि स्वर संधि में बन कैसे रही है। आपको दिक्कत होती है, दीर्घ समझ लेते हो, गुण समझ में नहीं आती, वृद्धि संधि समझ में नहीं आती, क्या रामायण है? तो वो रामायण यहीं से शुरू होती है कि स्वर कैसे बने, इनको समझो। संधि में जोड़ ही तो स्वर को रहे ना, तो यहीं से स्वरों को जोड़ते हुए चलते हैं अपन।
रटना कुछ नहीं है, इसी का दीर्घ रूप बनाना है आ, इसी का दीर्घ रूप बनाना बड़ी ई, ऊ का दीर्घ रूप बनाना बड़ा ऊ। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने लोचा रहता है री का, तो ये लीजिए, री को यहाँ रख दीजिए, जिनके दीर्घ रूप चल रहे हैं उन तक चलने दीजिए। अब री रख दी यहाँ पे। अब ये तो कॉमन रहेगा, आप समझिए पहली दो क्लास में जितना आप लोड लेके पढ़ लेंगे ना, उतनी आगे की चीजें आसान होगी। ये तो कॉमन रहेगा, अ और आ तो कॉमन रहेगा। अब अ और आ के बाद में क्या आ रहा है, ई और बड़ी ई। क्या आ रहा है, ई और बड़ी ई। जब अ और आ में ई और बड़ी ई जुड़ेगी तब क्या बन जाएगा, अगला स्वर बन जाएगा। और अगला स्वर कौन सा बनेगा, ए। फिर आई। अब ये दो तो फ्री हो गए, अ आ में अगले दो जुड़ गए, तो ए और आई प्राप्त हो गए अपने को। ठीक है। अब ए से अपन आई में कैसे गए, अब ये इसका दीर्घ रूप नहीं है, ये संयुक्त है। अब ये कैसे बने इसके बारे में भी अपन जानकारी लेंगे, एक अलग चार्ट भी बनाएंगे अपन, आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, किसी भी प्रकार का तनाव आपको लेना ही नहीं है। अब ये दोनों मिले, आ कॉमन था, ई या ई में से कुछ आया तब ए बना। अब फिर ये तो कॉमन ही रहेंगे ना, अब ये जब इसमें जुड़ेंगे तब आई बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़िए। अब आप सोचेंगे ये इतना क्यों बता रहा है बारीकी से टीचर हमें, तो ये इसलिए कि आपको संधि तक ये चीजें याद रहेगी, तब संधि आपके लिए आसान हो जाएगी। अब आगे बढ़िए, ये चार फ्री हो गए, ये दो कॉमन रहेंगे, फिर भी आगे वाले दो उठाते हैं। जब अ और आ में ऊ या ऊ जुड़ेगा तब ए आई, फिर इसके बाद में क्या बोलते हो आप, ओ। और इस ओ में ये जुड़ेंगे तब बन जाएगा औ। यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये चीजें अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन तरीका अपने पढ़ने का अलग था और अभी हम एक अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो स्वर के बारे में हमने देख लिया, ये भाषा की क्या है, लघुतम इकाई। लघु मतलब छोटी, तम देखो विशेषण की तीन अवस्था होती है, लघु मूल है, लघुतम ये उत्तम अवस्था है, लघुत्तर ये तुलना हो रही है तो ये उत्तर अवस्था है। मूल, उत्तर और उत्तम ये तीन अवस्था होती है। विशेषण वाले टॉपिक में अपन और समझेंगे, अभी से पकड़ ले जाना। विशेषण लिखो साइड में, और विशेषण की तीन अवस्था मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप खुद लिखिए। अब लघुत्तर में गलती करेंगे कहीं ना कहीं, आपको पता होगा त दो लिखने के एक लिखना, यहीं से शब्द शुद्धि तैयार होगी। आप लिखते जाइए, A4 शीट पकड़िए। स्वर के बारे में हमने जानकारी ली, स्वर कितनी होती है, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन से, अ, आ, ई, ऊ। 6 हो गए। अब री को लगा दो। फिर आ को कॉमन लिया, आ के बाद में क्या आ रहा है, आ के बाद में क्या आ रहा है, आ ई। आ में ई या ई में से जुड़ेगा तब बनेगा ए। आ कॉमन है, ए में आ जोड़ो, आई। ई तक का मामला हो गया। अब यहां से अपन आगे बढ़ेंगे, अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं ऊ और ऊ की ओर। आ कॉमन है, ऊ और ऊ में से कुछ जुड़ेगा तब बनेगा ओ। ओ में आ जुड़ेगा तब बनेगा औ। तो यहीं से संधि शुरू हो जाएगी आपकी, यहीं से आपकी संधि शुरू हो जाएगी। अ से आ, ई से ई और ऊ से ऊ, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और क्या है संधि, यही तो संधि है। चलिए आगे चलते हैं। तो स्वर की परिभाषा आपसे पूछे, अब आओ परिभाषा पे, स्वर की डेफिनेशन आपसे पूछ ली, जैसे व्याकरण हिंदी को शुद्ध लिखने के नियमों का संकलन है। व्याकरण क्या है, स्वर क्या है, जो बिना सहायता उच्चारित हो, जिसका उच्चारण करने में किसी की सहायता लेने की जरूरत ना हो, वो है स्वर की डेफिनेशन। अब हमने पढ़ लिया वर्णमाला में स्वर पढ़ लिया, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमने लिख लिए। व्यंजन हमने अभी शुरू करने हैं। अभी हम स्वर के टाइप्स पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है ना, जब मैं यहाँ बोल रहा था दीर्घ, ये मूल है, ये मूल है, ये मूल है, ये दीर्घ है, तो यहाँ से आप पकड़ ले जाएंगे। मैं बोलूंगा कौन सा मूल स्वर है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता, इसका दीर्घ रूप आ है, इसका दीर्घ रूप बड़ी ई है और इसका दीर्घ रूप बड़ा ऊ है।
बड़ा ऊ कुछ नहीं होता है बोलने में। अ का आ बोल दिया, ई का ई बोल दिया, है ना। ये री है मूल स्वर जिसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता। अब अपन आते हैं इनके टाइप्स पे कि स्वर के भी कोई प्रकार होते हैं क्या। तो हाँ जी बिल्कुल, स्वर के भी प्रकार होते हैं। अब हम चलते हैं उन प्रकार पर, उन प्रकार के भेद पर। स्वर भेद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आया 11। 11 क्या है? स्वर की संख्या। दूसरा नंबर क्या आया? 5। 5 क्या है? भेद है, बेस है टाइप करने के। तो उन 5 की बात करेंगे। अभी यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो जल्दी से कमेंट कीजिए आप, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हिंदी इतनी मुश्किल होती नहीं है, बस मुश्किल बना दी जाती है कुछ आपके द्वारा कम एफर्ट लगा के, कुछ अलग अलग तरीकों से। अब हम चलते हैं जो अपन ने अभी तक बेसिक पढ़ा था, आपको यहाँ से समझना है। ए, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत थी ही नहीं ना। री तक तो किसी को दिक्कत नहीं थी। यही समस्या है कि ये कैसे बने, तो ये अलग से नोट करते जाइए। ए कैसे बना, आई कैसे बना, ओ कैसे बना और औ कैसे बना। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले तो हम एक बेसिक लेंगे। क्या लेंगे? बेसिक कॉमन लेंगे। हम कॉमन क्या ले रहे थे, ये समझ जाइए, काम आसान हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। हम कॉमन लेंगे ये शुरुआत के 2 स्वर अ और आ। अ और आ, इनमें से कोई एक होगा जिसमें ई या बड़ी ई जुड़ेगी, तब हमें क्या मिलेगा? आई। क्या मिलेगा? आई। अब ये तो कॉमन रहेगा सब में, ये इधर आ जाएगा, ये ए। अ और आ में ए जुड़ा, आई मिल गया। अब आगे आइए, ओ है। ओ किसका? ऊ का साउंड आ रहा है, ओ। अपन पढ़ेंगे होठों के आधार पर, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ऊ, ऊ, ओ, औ। होठ हो रहे हैं ना गोल, गोल हो रहे हैं ना, घूम रहे हैं ना। तो उन वृत्ताकार की स्थिति पे तो अब टाइप्स जब पढ़ेंगे आपकी और नैन चक्षु खुलेंगे। इधर देखिए, आगे क्या बचा? ई ले लिया। अब आगे क्या बचा? ऊ और ऊ। तो इधर ले आओ ऊ और ऊ को, तब हमें क्या मिलेगा? जब ऊ और ऊ को इधर ले आएंगे तब हमें मिलेगा ओ। ये ओ मिल गया। अब यहां पर आ है और यहां पर ओ ले आओ, यहां से उठा के, तो बन गया औ। इतने सिंपल स्वर फॉर्म हुए हैं। आज तक पढ़ते आए थे, रटते आए थे, अब ये फॉर्म कैसे हुए ये आपको समझ में आ गया। ये ऐसे बनते हैं। अब हम चलते हैं आगे इनके स्वर भेद के आधार पर। तो कितने होते हैं स्वर भेद के आधार पर? ये 5 प्रकार के होते हैं। अब साथ के साथ में समझिए भी और इनको रॉ नोट्स भी तैयार कीजिए। अपने नोट्स कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको एक पेज लेना है इस तरीके का, और आपको लाइंस ड्रॉ कर लेनी है मार्जिन पे, जिस पे कुछ नया ऐड कर सको आप। ये आपका पेज रहेगा और यहाँ आपको नोट्स ड्रॉ करने हैं अपने। फिर आपको ऐड ऑन करना है, जो क्लास के दौरान आपका छूट जाए आपको क्लास के बाद में पीडीएफ मिलेगी, और आज आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है जी। यहाँ जब हम बात कर रहे थे, वापस चलते हैं जहाँ हम बात कर रहे थे। हमने स्वर पढ़े, स्वर कितने होते हैं? 11। 5 में हमने क्या पढ़ा था? स्वर के भेद। नंबर पूछूंगा मैं, नंबर लिखूंगा इधर, 11 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, ये लिखना है इनके आगे आपको, तब पता रहेगा कि आपको याद कितना हो रहा है। क्योंकि आप जब भी किसी की लड़ाई होते हुए देखते हो तब आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि तुमने लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा किया, तुम अब ऐसा कर रहे हो, क्या गारंटी है कि तुम ऐसा आगे नहीं करोगे। कहने का मतलब है उसको पिछली बार उसने कुछ हरकत करी वो याद है, अब जो हरकत कर रहा है वो उसकी आंखों के सामने है। पिछली हरकत अभी वाली हरकत को मिला के वो अगली हरकत की भविष्यवाणी कर रहा है। तो पिछली हरकत मतलब आपकी क्लास, फिर जब आप रिवीजन करोगे तो मतलब प्रेजेंट हरकत, और आगामी हरकत मतलब एग्जाम का प्रश्न पत्र। जब आप क्लास की चीजें खुद जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो चीजें, इन दोनों को मिला के कनेक्ट करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा इससे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जा सकता है। समझ गए मेरी बात को? जब मैं बोर्ड पे चीजें इरेज कर रहा हूँ तब ऐसी कुछ ना कुछ चीजें आपको बताता रहूंगा,
जिनके बारे में आप विचार करना, मनन करना, क्योंकि मनन मात्र मानव मोक्ष। अब ये रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना मतलब फॉर्म, फॉर्म होने के आधार पर। जब हम रचना के आधार पर जाएंगे, आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ। दूसरी बार इस चीज़ पे जाते हैं। रचना के आधार पर आपके पास में दो प्रकार रहेंगे। हमने एक नंबर पढ़ा 11, एक नंबर पढ़ा 5। अब अगला नंबर आया 2। 2 मतलब रचना के आधार पर दो प्रकार के। अब रचना के आधार पर दो प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला प्रकार मूल, मूल स्वर। पहला प्रकार कौन सा? मूल स्वर। कौन सा मूल? अ, फिर ई, फिर उ। ये क्या है? मूल स्वर है। फिर दूसरे पे हम जाएंगे, वो है, मैंने पहले ही आपको बोला था जब ए आई में आपको बता रहा था, दूसरा प्रकार आपका रहेगा यौगिक। क्या रहेगा? यौगिक। यौगिक के अंदर आप देखेंगे योग है मूल शब्द, और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है, क्योंकि प्रत्यय अपने सिलेबस में है। तो ये चीज़ें यहीं की यहीं आप नोट करते चलिए। जैसे आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे टॉपिक, आपको समझ में आता रहेगा कि अब ये ऐसे इसकी वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि इसमें एक जुड़ा है। एक जब भी जुड़ता है तब पहले पूरे वर्ण की मात्रा में वृद्धि होती है। योग है, ये ओ की मात्रा है, वृद्धि होके ओ से आउ की मात्रा बन जाएगा। अभी अपन समझते आए हैं। तो वैसे अभी बेटर एग्जांपल मिल जाता है यहीं पे अपने यौगिक। तो मूल में कौन से? इधर आइए, मूल स्वर की बात करते हैं अपन। मूल स्वर के अंदर आप देखेंगे अ, ई, उ और री। ये है मूल स्वर। ये क्या है? ये है मूल स्वर। अब आप इधर ले लें, इधर ले लेते हैं अपन। ये हो गए मूल स्वर। अ, अभी आप यहाँ देखेंगे यौगिक में। जब आप यौगिक में देखेंगे तब यौगिक में भी आगे जाके कितने प्रकार हो जाएंगे? दो प्रकार। कितने प्रकार हो जाएंगे? दो। यौगिक में दो कौन कौन से होंगे? एक तो वो होंगे दीर्घ स्वर। क्या होंगे? दीर्घ स्वर। यौगिक यहाँ है, यहाँ क्या हो जाएगा? संयुक्त। दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होंगे? इन्हीं का बड़ा रूप। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, इन्हीं का बड़ा रूप। इनका बड़ा रूप कैसे? इधर आइए, इसको और उधर लेते हैं। इन्हीं का बड़ा रूप। अ का बड़ा रूप आ, ई का बड़ा रूप बड़ी ई, ऊ का बड़ा रूप बड़ा ऊ। इसका दीर्घ रूप नहीं होता। तब यहीं से एक प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता? इसके लिए आपको पहले तो ज्ञान होना चाहिए स्वर फॉर्म कैसे वे हैं, फिर ज्ञान होना चाहिए मूल स्वर कौन से हैं, फिर ज्ञान होना चाहिए दीर्घ स्वर कौन से हैं। मूल स्वर से ही हम दीर्घ स्वर की ओर गए हैं। अपने को पता है अ का दीर्घ रूप आ होता है, ई का दीर्घ रूप बड़ी ई होता है, ऊ का दीर्घ रूप बड़ा ऊ होता है। लेकिन री का दीर्घ रूप हिंदी के व्याकरण में प्रचलित नहीं है, संस्कृत में चलता है। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, आपको इतना ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता? तो री का दीर्घ रूप हिंदी में प्रचलन में नहीं है, ये चलता है संस्कृत के व्याकरण में। मूल स्वर रचना के आधार पर सबसे पहले भेद के आधार कितने? 5। स्वर कितने? 11। भेद के आधार कितने? 5। फिर रचना की दृष्टि से कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से? एक मूल, दूसरा एक ये रहा मूल, दूसरा यौगिक। योग में एक प्रत्यय जुड़ा तब क्या बना? यौगिक। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? एक मूल से दीर्घ बने हैं, दीर्घ, और दूसरा संयुक्त। संयुक्त कौन से? तो संयुक्त जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पर, जो अभी हमने टेबल बनाई थी संयुक्त के लिए, संयुक्त कितने होते हैं? यहाँ मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। फिर यौगिक के प्रकार कितने हैं? दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। क्यों भाई?
यौगिक के प्रकार दो है, लेकिन यौगिक स्वरों की संख्या कितनी है? 7। नंबर ऐसे याद रखना है आपको। अभी मैं नोट्स का चार्ट जो अच्छे से डिजाइन किया हुआ है उसके थ्रू आपका रिवीजन करवाऊंगा क्लास कंप्लीट करने से पहले। संयुक्त, संयुक्त कौन से? जो इनको जोड़ के बन रहे हैं। कौन कौन से बनाए थे हमने अभी? ए, आई, ओ और औ। ये संयुक्त है। ए किससे जुड़ के बना, आई किससे जुड़ के बना, ओ किससे जुड़ के बना, औ किससे जुड़ के बना। ये आपको अभ्यास करना है आज ही की तारीख में, और आज ही अपने माइंड में बिठा लेना है ताकि संधि वाले दिन दिक्कत ना हो। अब आप देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको अगर अपन कंक्लूड करें, मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं और आपको भी रिवीजन उसी पेज से करना है। हमने क्या पढ़ा? आपको पीडीएफ यही मिलेगी, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। हमने पढ़ा व्याकरण। व्याकरण में वी उपसर्ग है, यण संधि से निकाला हमने। फिर आ अपने को दिख रहा है उपसर्ग के रूप पर, फिर करण है। व्याकरण में सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला से हम क्या बनाएंगे? शब्द। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक योग। फिर शब्द से हम बनाएंगे पद। पद क्या है? फ्रेजेस, जिनको आप इंग्लिश में बोलते हो विभक्ति युक्त शब्द। अब यहाँ से वापस क्लियर कर लो डाउट। विभक्ति क्या होती है? कि शब्द के साथ लगा हुआ प्रत्यय चिन्ह, ये क्या होता है? क्रियापद से संबंध बताता है। क्रिया से संबंध क्या है वो ये बताता है। अभी के लिए इतना याद रखिए, ज्यादा मत उलझिए। वर्णमाला से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य, वाक्य से अवतरण। अल्फाबेट्स हो गई, लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस एंड पैसेज। ये इंग्लिश का चलता है और ये हिंदी का चल रहा है। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। व्याकरण, भाषा को शुद्ध लिखने के नियमों का संकलन, शॉर्ट एंड स्वीट में डेफिनेशन। फिर आगे बढ़िए। वर्णमाला, स्वर कितने? 11। यहाँ से नंबर माइंड में चलने चाहिए, रिवीजन होना चाहिए आपके माइंड में। 11 कि 11 क्या था, 5 क्या था, 4 क्या था, 7 क्या था, 2 क्या थे, है ना। स्वर 11। पहले स्वर की डेफिनेशन क्या है? बिना सहायता के जिनका उच्चारण हो, उच्चारित मतलब जिनका उच्चारण कर सके। अब तो सहायता किसमें लेनी पड़ रही है? व्यंजन में। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कंपैरिजन कीजिए यहीं से। स्वर अ, आ, ई, उ। यहाँ जब आप पढ़ रहे होंगे ना स्वर, तब आपका ध्यान क्या होना चाहिए? तब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सोचना है, एक्स्ट्रा सोच के चलना है। एक्स्ट्रा क्या सोच के चलना है? कि ये जो अ है इसका दीर्घ रूप क्या है? इसका दीर्घ रूप आ है। ये जो अ है इसका दीर्घ रूप आ है। ई है उसका दीर्घ रूप बड़ी ई है। ऊ का दीर्घ रूप बड़ा ऊ है। लेकिन री का दीर्घ रूप नहीं होता। मतलब मूल स्वर कौन से हैं? तो ये मूल है, ये मूल है, ये मूल है, ये मूल है। कौन सा मूल है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता? ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया। यहीं से आपको भेद दिमाग में चलाने हैं। अभी तो आगे और पढ़ेंगे। ये तो स्वर भेद हमने रचना के आधार पर किए, आगे उच्चारण स्थान के आधार पर करेंगे, और भी करेंगे, है ना, होठों के आधार पर करेंगे। तो इस प्रकार से अपन भेद आगे करते जाएंगे। आपका रिवीजन का तरीका भी यहीं से बता रहा हूं मैं। फिर ये संयुक्त, तो आपको ये बनाना है कि ए कैसे बना, ये कॉमन रहेगा। इन दोनों को जोड़ के आप ए निकालोगे। फिर इसमें आ कॉमन वाला जोड़ोगे तब आई निकलेगा। फिर आगे के दो जोड़ोगे इसमें, तब आपका ओ निकलेगा। और इसमें आ कॉमन जोड़ोगे तब आउ निकलेगा। यहीं से आपकी एक पिक्चर चलनी चाहिए माइंड में कि स्वर बने कैसे हैं। इससे स्वर संधि आपकी आसान हो जाएगी। जैसे व्यंजन का सीक्वेंस पता होगा, व्यंजन का अरेंजमेंट पता होगा, उससे आपकी व्यंजन संधि आसान हो जाएगी। इसलिए आपको ये चीज पढ़ाई जा रही है। मन में आ रहा होगा कि ये सारा क्यों करवाया जा रहा है। भाषा की लघुतम इकाई होती है वर्णमाला, जैसे आपके अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम इकाई है? वाक्य, वाक्यांश, पद, शब्द, वर्णमाला, स्वर, कितने भी ऑप्शंस बना सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वर्णमाला। आगे बढ़िए। स्वर भेद के आधार की बात अभी मैंने की, कितने होते हैं? 5 आधार है। नंबर यहीं से दिमाग में चलने चाहिए। पहला 11 था, दूसरा 5 है।
आगे बढ़िए। यहाँ पे ये चीज़ मैंने अलग से आपको बताई थी, तो ये चीज़ यहाँ से अलग लिख रखी है बॉक्स बना के, ताकि आपका रिवीजन हो। यहाँ अगर फॉर्म करने में आप अटक रहे हो कि कैसे आ रहे हैं, तब इस टेबल पे जाना है। अगर इसी लाइन से आप पूरे पेज का रिवीजन कर पा रहे हैं, तब तो आपका ध्यान पूरा क्लास में था और मैं आपको समझाने में सक्षम रहा और आप समझने में सक्षम रहे। नहीं तो दोनों में से किसी एक की कमी रही है, तो वो कमी आप देख सकते हैं किसकी रही होगी। ये अलग से जैसे फॉर्म कर रखे हैं, ये आगे मैं संधि के वक्त बताऊंगा आपको, स्वर संधि के वक्त, तो अभी से काम करते हुए चलना। अब इधर आइए, इधर देखिए, स्वर भेद के आधार कितने? 5। रचना के आधार पर कितने? 2। पहला कौन सा? मूल। मूल कितने? मूल के अंदर स्वर कितने आएंगे? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। अभी देख के आए अपन। इसका दीर्घ रूप, दीर्घ स्वर, यौगिक स्वर कितने? 7। यौगिक स्वर 7 में कितने हैं? 3। आ, ई, उ। क्यों? मूल में से कौन सा है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता? तो री का दीर्घ रूप नहीं होता। फिर संयुक्त स्वर कितने? 4, जो अभी हम यहाँ देख रहे थे। फिर दीर्घ और संयुक्त की डेफिनेशन क्या है? आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? आपने क्यों नहीं पूछा? इस अ में मैं अ जोड़ूंगा तब आ बनेगा, इस ई में मैं ई जोड़ूंगा तब बड़ी ई बनेगी, इस ऊ में मैं ऊ जोड़ूंगा तब बड़ा ऊ बनेगा। ये ऐसा दोनों एक जैसे नहीं है क्या? दोनों समान नहीं है क्या? जी, दोनों समान है। तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें समान स्वरों का योग होता है। किन का योग होता है? समान स्वरों का योग होता है। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? जिसमें असमान स्वरों का योग होता है। क्यों? क्योंकि अ आ कॉमन है, उसके बाद में आप ई जोड़ते हो तब ए बनता है, और इसमें आ जोड़ते तब आई बनता है, और ऊ जोड़ते तब ओ बनता है, फिर ओ जोड़ते तब आउ बनता है। तो इतना यहाँ तक का रिवीजन करने का तरीका और यहाँ तक का पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आया? क्योंकि 5 भेद के आज जो देखे हैं हमने, उसमें से पहला पढ़ा है रचना के आधार पर। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले बेस की ओर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कौन सा दोबारा समझाना है? दोबारा कंप्लीट रिवाइज करवा दिया सलोनी जी। और किसी को कोई डाउट है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं क्या कर रहा था? क्या बोल रहा थी, बोल क्या रहा था? ये उच्चारण कर रहा था, प्रोनाउंसिएशन कर रहा था मैं इनका। तो प्रोनाउंसिएशन के लोकेशन के अकॉर्डिंग इनके कितने टाइप्स है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। हमने पहला नंबर लिया 11, फिर हमने लिया 5, फिर हमने लिया 2, फिर उसमें लिए हमने 4, फिर हमने 2 टाइप लिए, जिसमें संयुक्त में कितने लिए? 7। 7 में से 3। 3 कौन से? वही मूल के जिनका दीर्घ रूप है वो। फिर संयुक्त में लिए 4। ऐसे चलनी चाहिए आपकी मेमोरी, तब आएगा आपको मजा। सर क्योंकि जब चीज मे आई आस्क समथिंग? जी जी पूछिए। सर बाकी सब तो एकदम समझ आ गया, याद हो गया, बट आई जस्ट वांट टू कंफर्म, ये भेद के आधार पर जो 5 हैं, ये हम आगे आप मुझे मतलब हमें बताएंगे, या फिर मैंने मिस कर दिया कि वो नहीं नहीं, कौन से 5 हैं? में से एक बताया अभी, एक है रचना। अच्छा, पहला ठीक है, समझ गई। रचना। भेद के आधार अब पर पहला हाँ, रचना है। अब ओके आएगा सर, दूसरा, अंडरस्टूड। उसको बोलेंगे उच्चारण स्थान। ठीक है सर, थैंक आप बस लगे रहिए, साथ में जुड़े रहिए, आपको खुद एक मेमोरी, एक रील बन जाएगी आपके माइंड में। अब उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? पहला हमने ले लिया रचना, तो मैं यह लिख लेता हूं। ऐसे कुछ भी मन में संशय रहे ना आपके, तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही हम यहाँ खड़े हैं। रचना। दूसरा उच्चारण। क्या? उच्चारण। पहला रचना, दूसरा उच्चारण। यहाँ मैंने रचना लिख लिया ना, यह आपको फिल करना है एक लाइन में कि कौन कौन से होते हैं, तब आपको मजा आएगा। अब मैं उच्चारण की बात कर रहा हूं, अब आपका ध्यान होना चाहिए पूरा का पूरा कि उच्चारण के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं, ऐसे देखिए आप ये मेरा कंठ है जिसके थ्रू मैं उच्चारण कर रहा हूं। तो हम यहां से चलते हैं यहाँ की ओर। जब हम देखते हैं कंठ की तरफ से किन का उच्चारण हो रहा है, फिर तालु की ओर से। तालु मतलब ये जब मुंह खोलते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा। तो मैं आपके लिए लिख ही लेता हूं, ये देखिए कंठ, ये तालु। जब आप मुंह खोलते हैं कंठ हो गया, फिर ऊपर का हिस्सा तालु, जिसमें आप जीभ टच करके अगर देखेंगे तो आपको तालु महसूस होगा। कंठ हो गया, तालु हो गया, उसके बाद में आप देखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ बोलते हैं लिप्स को।
ठीक है। अब यहां से अपन डिवाइड करेंगे। जब मैं बोलता हूं अ आ, आप कंठ पे रखिए अपना हाथ और बोलिए आ। क्या आप इसका उच्चारण कंठ से कर रहे हैं क्या? आपको खुद चेक करना है। अभी आप अभ्यास कर लीजिए साथ के साथ, ताकि पेपर में अगर आपके कंफ्यूजन भी होगा, वो बोलेगा मैच कीजिए, वो लिख देगा, स्वर लिख देगा। अ लिख दिया उसने, अ लिख दिया, ई लिख दिया, औ लिख दिया, और सामने लिख दिया कंठ, तालु और ओष्ठ। मिलाइए, ये कितने सुमेलित है? आपको अभ्यास करना है यहीं से। या तो आपका स्वर तंत्र एकदम बढ़िया है, तब तो वहीं से उच्चारण होगा जहां से आप बोलना चाहिए। अपन देखते हैं ना कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की जब क्लासेस होती है, तब आपको समझाया जाता है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो इस लोकेशन से होगा, इसका यहाँ से होगा, इसका नाक से होगा, इसका मुंह से होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तब जाके उसका प्रोनाउंसिएशन साफ होता है। आदमी की वोकल स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। तो यहाँ सारी चीजें जब आप समझ जाएंगे कि इसका उच्चारण कहाँ से करना है, इस स्वर का उच्चारण कहाँ से होगा, तब आपकी हिंदी पे कमांड और अच्छी होगी। क्योंकि लोग जैसे ही आपको हिंदी बोलते हुए सुनेंगे तो आपसे बोलेंगे कि मतलब आपका उच्चारण एकदम हिंदी का बहुत शानदार है, हिंदी पे आपकी अच्छी पकड़ है। क्योंकि अपन इंग्लिश की तरफ भाग गए ना, हिंदी छोड़ के बीच में, है ना? तो ऐसा होता है। तो अपन कंठ की तरफ जब जाते हैं, हमने आपको ये चीज, तो जब आपने एक सीक्वेंस तो याद रखनी पड़ेगी। ये रख, इसको यहाँ लिख लो। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी होगी। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन इनको लोकेट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इन दो को उठाइए, शुरुआत करनी है ना, यहीं से हो रही है, तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है इतनी? येलो विजिबल है? नहीं है, ब्लैक पे चलता है। अ और अ आ बोले, कंठ पे हाथ रखिए, आ बोलिए। जब आप बोलते हैं ई, तो आपकी जीभ कहीं ना कहीं तालु की ओर जाती है। ई ई। अब आप बोलेंगे ऊ, तब आपके होठ राउंड होते हैं, लिप्स राउंड होते हैं। ऊ और ऊ। काम हो गया। अपन क्यों लिख रहे हैं इनको? इनको 6 को ऊपर लिख रहे हैं, फिर री डाल रहे हैं, फिर 4 नीचे लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां तक का क्लासिफिकेशन तो आप आंख बंद करके कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये आसान है। अब जिसको ये पता है कि ये ए और ये आई बने कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आगे इनको भी लोकेट कर लेगा। अब ये कैटेगरी तो हो गई कंठ, तालु और ओष्ठ। जब हम बात करते हैं ए की, तब ए किससे बना है? ए बना है आ और ई से। तो अगली कैटेगरी क्या ये नहीं लिख सकता हूं मैं? कंठ, तालव्य, इन दोनों को मर्ज कर दिया। इन दोनों को मर्ज करके अगर मैं अगली कैटेगरी बनाऊं, तो मैं अगली कैटेगरी में क्या ए और आई को डाल सकता हूं? क्योंकि बने तो इन्हीं से है ना, कंठ तालव्य। तो ए और आई हो गए ना कंठ तालव्य। लगी रटने की जरूरत कहीं ना आपको? बिल्कुल नहीं लगी होगी, समझते चलिए। फिर बताया इसीलिए है ना कि ये ऐसे ऐसे बने, एक एक चीज जुड़ते जा रही है। मैंने कल ही आपको बोला था कि आपका ध्यान एक सिंगल सेकंड के लिए भी मिस हो गया, तो अगले कॉन्सेप्ट के लिए आपको अगले कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट के शुरू होने तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें ऊपर से जाएगी। कंठ, तालु, कंठ तालव्य। तो इससे इससे मिलके ए और आई बने हैं, बिल्कुल बने हैं। तो कंठ तालव्य वाली कैटेगरी में इनको डाल दिया। तो कंठ तालव्य में कौन कौन से? ए और आई। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि हमने अ और आ को ऊ और ऊ में मिला के ओ और आऊ बनाए थे? अब बचे भी तो ओ और आऊ है। तो क्या मैं कंठ और ओष्ठ्य, अगली कैटेगरी कौन सी? कंठ ओष्ठ्य, क्या इसमें ओ और आऊ को लिख सकता हूं? मैं चाहता तो आपको नोट्स सीधे कंठ्य ये, तालव्य ये, ओष्ठ्य ये, कंठ तालव्य ये, कंठ ओष्ठी, आपको लॉजिक नहीं देता।
यहाँ आपको एक लॉजिक दिया ताकि उस पेपर में भी आप रिकॉल कर सके चीज़ों को और रिवीजन के दौरान चीज़ों को रिटेन कर सके। तो ये फ़ायदा उठाइए आप इस चीज़ का। ठीक है जी। तो यहाँ अपन अपन देखते हैं उच्चारण की, जब हमने बात करी थी तो उच्चारण के आधार पे कौन से होंगे? कंठीय, तालव्य, ओष्ठ हो गए। फिर हम संयुक्त में जब जाएंगे तब इसको कंठ तालव्य बोल देंगे, इसको कंठ ओष्ठीय बोल देंगे। अब आप बोलेंगे री तो रह गया, किसी के मन में ये नहीं आया? मैं अगर आगे बढ़ जाता तो कोई टोकता क्या कि सर री किधर जाएगा? आप खुद बोल के देखिए। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जब स्टूडेंट बोलता है बेंस के रिगार्डिंग भी, जब उसका डाउट होता है तो वो बोलता है कि सर जब लेटर राइटिंग में कर रहा हूँ तो लेटर लिखने के बाद में उसको बॉक्स से बंद करना चाहिए क्या? समझिए इस चीज़ को। वो बोलता है कि ये एक कॉपी है जो दी जा रही है आंसर शीट, मैंने ये लेटर लिखा है एक पेज पे और कुछ अगले पेज पे चला गया मेरा, तो मैं इसको ऐसे स्केल से बॉर्डर ड्रॉ करके इसको बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा दोनों पेज अगर एक साथ बंद करने पॉसिबल हो आपके लिए तो बंद कर लीजिए। प्रैक्टिकली आपके लिए जो पॉसिबल हो ना आपको वही करना है। जब यहाँ इस चीज को आप जैसे ही अप्लाई करते रहेंगे ना आपके लिए चीजें आसान होती जाएगी। कंठीय, तालव्य, ओष्ठीय, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठीय, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जा बात करते हैं प्रैक्टिकली। अब लेते हैं री को। अ आ गले पे हाथ रख के बोल दिया कंठीय। ई तालु की तरफ जा रही है, ऊ होठ की तरफ आ रहा है। री बोलिए। री जब बोलते हैं तब दांत के ऊपर का जो हिस्सा है जिसको आप मसूड़े बोलते हैं, कि आपके टूथपेस्ट में नमक है वही वाले, तो ये मुर्दा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुर्दा। तो आपके लिए नया शब्द ही याद रखने की जरूरत है, तो नया शब्द क्या है? मुर्दा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मूर्धन्य। मूर्धन्य। मुर्दा से जिसका उच्चारण हो, सीधा पूछा गया। उच्चारण स्थान के आधार पर री का उच्चारण स्थान होगा कंठीय, ओष्ठीय, तालव्य, मूर्धन्य। तो कंठ, तालु, ओष्ठ तो आप ऐसे देख के काट दोगे। अब मुर्दा याद रहे नहीं रहे बचा यही है, तो मूर्धन्य। तो आपको यहां तक समझ में आया? उच्चारण स्थान की हमने 5 की बात की थी, जिसमें से पहला हमने देखा रचना, दूसरा हमने देखा उच्चारण वाला, मतलब वेद की जब बात करते हैं तब। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना तरीके से समझाया गया। अभी एक उच्चारण स्थान लेंगे, मैं चाहता तो था कि सारे ही हो जाए ताकि आप रिवीजन कर पाए 2 दिन में, पर अपन ले लेंगे, कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो हम जीभ के आधार पर लेते हैं। अब किसके आधार पर लेते हैं? जीभ के आधार पर। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ आपके लिए। क्योंकि ये नोट्स तो आपको वैसे भी मिलने हैं। जब मैं ये बोर्ड का वर्क कर रहा होता हूँ तब आपको ध्यान में रखना है कि आपका कोई डाउट हो तो उसको टाइप कर लो। हमने कौन कौन से देखे? 11 पे क्या देखा, 5 पे क्या देखा, 2 पे क्या, 7 पे क्या, 4 पे क्या, 3 पे क्या? इन सारे नंबर्स को आप लिख सकते हैं। अगर सोते हुए को 5 बजे उठा के, पहले हमारा टाइम तो बोला जाता था सोते हुए को अगर आधी रात में उठा के पूछा जाए तो आधी रात में तो अब भोजन करते हो, सोते सोते सवेरा हो ही जाता है, तो उठा के अगर 5 बजे पूछा जाए तो भी बता दोगे क्या कि 5 किसके लिए हैं? SDG जब पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 5 नंबर की पढ़े तो उसमें होता है जेंडर इक्वलिटी, तो उसको भी लिंक करते हैं यहाँ से। तो वैसे 5 पे क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिंक होने, किसी सेक्शन को लिंक कर लीजिए, है ना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन को कर लीजिए, सेल्स का, किसी का भी पार्टनरशिप का आप लिंक कर सकते हैं। अब हमने क्या क्या देखा पहले, आप यहाँ देखो, ये देखो, हमने रचना देखा, हमने उच्चारण देखा। अब हम क्या देख रहे हैं? जीभ के आधार पर। दूसरा क्या देख रहे हैं? जीभ के आधार पर। दूसरा आधार है जीभ। अब जीभ अपनी खूब लंबी है, अंदर तक है, मतलब यूं बोलने में भी लंबी है और यूं भी लंबी है।
अब शब्द शक्ति का खेल है जी कि इसकी जीभ बहुत लंबी है, वो तो सबकी लंबी होती है। अब ये लंबी में आप अर्थ कौन सा लेते हैं, ज़्यादा बोलने के संदर्भ में लेते हैं या आलतू फालतू बोलने वाले के संदर्भ में लेते हैं, या फिर वाकई में लंबी है वो लेते हैं, उसमें अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 शब्द शक्ति होगी जो लोकोक्ति मुहावरे निकालने में आपके और आनंद देगी आपको। खैर अभी इधर आते हैं जीभ पर। सारा खेल इसी का है ना, बोल के कपड़ा ये कर लेती है, मार अपने को खानी पड़ती है या चीज़ें अपने को सहन करनी पड़ती है। तो ये जीभ है अपनी कुछ, ये कंठ के अंदर तक, ये अपनी जीभ। जब हम जीभ को देखते हैं तो कुछ ऐसी दिखती है जीभ। तो जीभ के आधार पर अगर आप देखेंगे तो पश्च, ये पीछे का हिस्सा, पश्च पीछे का हिस्सा, पश्च का यहां से चलते हैं, पश्च का विलोम होता है अग्र। क्या होता है? अग्र। ये पश्च हो गया, ये अग्र हो गया, तो ये क्या हो गया? ये मध्य हो गया। अब वही बोलेंगे, अगर किसी का स्वर तंत्र ठीक से कार्य कर रहा है तो वो अपने स्वर तंत्र पे भरोसा करते हुए प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ से प्रैक्टिस करके चलिए, जैसे अपन यहाँ अलग अलग हो जाएंगे, जैसे अभी वहां तक तो ग्रुप उठा के लेके चल रहे थे, अभी यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग चलेगी। कैसे चलेगी? तो हम सबसे पहले शुरुआत करते थे अ आ से। जब बोलते हैं आ, तो अपनी जीभ कहीं ना कहीं बीच में ही ठहर जाती है। किधर? इधर। अ आ ठहर गई, अ आ। अब यहाँ समझ में नहीं आएगा, जैसे दूसरे लिखेंगे आपको कंपैरिजन करके समझना है। आ हो गया, अब क्या बचा? ई और ई। अब ई किधर जाएगा? जब आप बोलते हैं ई, बोलिए, देखिए ई ई, तो ये जीभ आगे की ओर आई है क्या? होठों से बाहर नहीं आई है। ई दांतों से पीछे है, मतलब आगे आई है। ई बोलिए, ई ई। तो ई उठा के इधर डाल दिया। अब आपको पता हो तो ई को बनाया किससे है अपन ने? ई से किसी को बनाया है क्या अपन ने? ए और आई को बनाया है क्या? तो ए और आई को इधर रख लीजिए, वही चल रहा था। अब बच क्या गया? अब बचा क्या? ऊ ऊ, जीभ के पीछे के हिस्से में कंपन होता है। पश्च, ऊ ऊ, किधर गया? ऊ ऊ। अब हमने ऊ और आ की हेल्प लेके किसी को बनाया था क्या? मैं बनाने का मतलब टोपी पहनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, रचना के आधार पे की बात कर रहा हूँ। कितना आसान हो गया। आ, ओके, मध्य में। ई फर्स्ट अग्र, क्योंकि जीभ आगे आ गई। और किसको बनाया? इसको। बचा क्या? ऊ जीभ किधर है? पीछे साउंड कर रही है, और जिनको बनाया उनको लिख दिया। हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? रचना के आधार पर पढ़ लिया, मूल होते हैं, यौगिक होते हैं। उच्चारण के आधार पर हमने पढ़ लिया, जीभ के आधार पर पश्चिम मध्य अग्र हमने पढ़ लिया। 5 की बात करी थी, तो अभी फोर्थ वन कौन सा है? किसी को कोई आइडिया? इसमें किसी को कोई डाउट? अभी आप इस चार्ट को देखेंगे ना सप्ताह भर, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगर स्वर संधि के क्वेश्चन भी कोई लगाना चाहेगा ना, तो उसके स्वर संधि के क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। यहीं से, अभी तो संधि पढ़ा ही नहीं है, अगर कोई थोड़ा सा लॉजिक वगैरह अप्लाई करे तो उसके अकॉर्डिंग। अगला टाइप अपन सीधा ही ले लेते हैं, मुंह के खुलने और बंद होने के आधार पर। उसमें इतना कुछ समझने जैसा है नहीं, तो मैं अभी तक का आपको पहले कंक्लूड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए अगला टाइप फोर्थ एंड फिफ्थ की तरफ ले जाता हूँ आपको। एक चीज़ आप खुद से डिसाइड मत किया कीजिए कभी भी कि ये चीज़ टफ है, ये चीज़ इजी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेके आपके जो परसेप्शंस होते हैं वो आपको सीखने से रोकते हैं, उस चीज़ को आपके लिए टफ बनाते हैं। तो उस चीज़ से बचिए। जब आपको एक एक चीज़ जब समझाई जा रही है तो मान के चलिए कि आपको दिक्कत नहीं ही होगी।
इधर आइए, हमने किसकी बात की थी? उच्चारण स्थान की। रिवीजन करने में भी आपको दिक्कत नहीं हो, जैसे आपको रिवाइज करवाया जा रहा है वैसे आपको रिवाइज करना है। फटाफट देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से शुरू होते हैं, फिर तालु की ओर जाते हैं, फिर होठों तक आते हैं। कंठ में हमने किसको रखा? आ को। फिर आगे बढ़े क्या आता है? ई, फिर ऊ, फिर आ और ई से कंठ तालव्य बन गया, ए और आई। फिर आ और ओष्ठ से, मतलब कंठे और ओष्ठ से कंठ ओष्ठ्य बन गया, ओ और आऊ। री किधर जाएगा? मूर्धा में जाएगा। फिर आता है जीभ के आधार पर कितने प्रकार है? 3, पश्च, मध्य, अग्र। आ से शुरू करते हैं, फिर अपन ई की ओर, और इससे जो बना है उसको इधर रख लिया। फिर ऊ, और इससे जो बना है उसको भी इधर रख लिया। कहीं कहीं गाइड में यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सबने अलग अलग दे रखा, आपको फाइनल यही मानना है। अब आगे बढ़िए, यही टाइप पढ़ रहे थे, हम पढ़ना चाह रहे थे, तो इसको आप यहीं से देख लीजिए सीधा ही। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा। कभी न कभी आप बचपन में डॉक्टर के पास गए ही होंगे, जब आपको डॉक्टर ने बोला होगा आ, तो आपके लिए एक विशेष एक्टिविटी थी। क्या बोला था? आ मतलब मुंह खोलो। तो मुंह के खुलने और बंद होने के आधार पर आपको जीवन में अगर किसी ने बोला होगा ना मुंह खोलने का, तो वो डॉक्टर ने ही बोला होगा, और वो भी आपसे आ ही बुलवाया होगा। तो मुंह के खुलने व बंद होने के आधार पर, तो यहाँ मैंने क्यों बोला, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल क्यों दिया? क्यों? मुंह खोलने का, सब मुंह बंद रखने का ही बोलते हैं आपको, कोई नहीं सुनना चाहेगा आपको, न मुझे, किसी को भी। तो पहली बार डॉक्टर ने बोला आ, तो यहाँ शुरुआत किससे करेंगे? अ से नहीं, आ से। यहाँ कंफ्यूजन होता है सबसे पहले। तो विवृत, एक होता है विवृत, एक होता है संवृत, एक होता है अर्धविवृत, और एक होता है अर्ध संवृत। तो यहाँ से कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इजी एक्सेसिबल है, इसलिए मैं भी आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, उनको ड्रॉ करके समझाया था। विवृत में आप चले जाओगे तो आ से शुरुआत करी। अब संवृत में आप बात करते हो तो ई ऊ, अगला वाला सेगमेंट। अर्धविवृत की आप बात करते हो तो ये विवृत, समृत, अर्धविवृत, अर्ध समृत। एक का मतलब होता है मुंह खुला, एक का मतलब होता है आधा मुंह खुला, एक का मतलब होता है मुंह बंद, एक का मुंह मतलब होता है आधा मुंह बंद। अब आप मुझे ये बताइए, आधा मुंह बंद और आधा मुंह खुले होने में क्या फर्क है? आधा गिलास भरे होने में और आधा गिलास खाली होने में जितना फर्क होता है, उतना ही आधे मुंह बंद में और आधे मुंह खुले हुए में फर्क है। तो यहाँ पे विवृत का मतलब खुला, विवृत का मतलब क्या? खुला, खुला। और अर्धविवृत का मतलब आधा खुला, समृत का मतलब बंद, और अर्ध समृत का मतलब आधा बंद। होता क्या है? विवृत में मुंह खोल के बोलते हो आप, फिर ई ऊ, आधा मुंह खुला है। अर्धविवृत की बात आप करते हैं और अर्ध समृत की आप बात करते हैं, तब ए आई ओ औ, और अर्ध समृत में ए और ओ। इसको आप एज इट इज़ मेमोरी में ही बिठा सकते हैं, इसके अलावा इसका और कोई तरीका है नहीं। आ से आप शुरू कर सकते हैं, इसके साथ में जनरली वो विवृत में अ और आ को देता है, तो अ को आप रिप्लेस करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है जी। और कोई तरीका हो सकता है तो उसको अपन बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इसको और किस तरीके से याद रखा जा सकता है। विवृत है तो मुंह खोल दिया, समृत है मतलब अब मुंह बंद करके, जैसे मुंह बंद कर उच्चारण से ही कर सकते हो, मुंह बंद करके ऐसे करोगे तब ई और ऊ की साउंड, ये तो मैं चाह के निकाल रहा हूँ, वरना आपको क्या पता चलेगा कि मैं मुंह बंद करके ई ऊ का क्या मतलब निकलेगा। फिर वही अर्धविवृत, मुंह बंद खुला। तो इन दोनों के उच्चारण में अ ओ ओ ए आई, जैसे कहीं न कहीं तो मुंह खुला ही है। आ में बड़ा मुंह खुलता है और इनमें इतना बड़ा मुंह नहीं खुलता, तो यहाँ कैटेगरी अलग हो गई, ये कैटेगरी अलग हो गई। अब मुंह बंद करके आप किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन दो का कर सकते हैं, एक लघु रूप और दीर्घ रूप हो गया, इनका कर सकते हैं। अब होठ वाले तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक तो वृत्ताकार है और एक वृत्ताकार है। इसको क्या बोलते थे आप? सर्किल बोलते थे। तो जिसमें ये बन जाए ऊ ऊ ओ औ, अब ऊ तो खुद में तो हो ही रहे हैं, होठ राउंड रोल, और जिससे बना है, कौन बना है इससे? ओ और औ, तो उसमें भी होना है। अब बचे हुए किस में डाल दो? अवृत्ताकार में डाल दो, मतलब अ आ ई ए आई, इसमें होठ राउंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है।
तो यहाँ तक की चीज़ें हमने आज कवर करी है। स्वर वाला सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में जब हम जाएंगे तब हम व्यंजन की ओर जाएंगे, तब आपको और मज़ा आएगा। जब आप स्वर तैयार कर रखे होंगे तो आपको लोड नहीं रहेगा, और इसलिए मैंने आज स्वर पूरे करवाए। बाकी स्वर जनरली 2 क्लास में भी हो जाते हैं, क्योंकि कल अपने स्वर स्टार्ट नहीं करे तो कल स्टार्ट करे होते तो आज स्वर कंप्लीट कर लेते। लेकिन आज फिर भी अपने आज की क्लास में स्वर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, व्याकरण का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब अगर मैं आपको 1 मिनट में सारी चीज़ें रिवाइज करवा लूँ, फिर अपनी आज की क्लास होल्ड कर सकते हैं अपन यहाँ तक के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को बिठा चुके होंगे। आपके जो भी डाउट्स है, आपने जो नोट करे हैं या नहीं करे हैं, तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में अपन क्लास को वाइंड अप ही करेंगे। ये सारी चीज़ें लाइंस में लिखते तो हो सकता है 4-5 पेज लिखवा देता, 10 पेज भी लिखवा देता, लेकिन मुझे लाइन वाला मेथड थोड़ा कम ठीक लगता है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि बेनिफिट आपको इसी से होगा। और यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में फ़ायदा देगी। जब आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों। आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमने बात करी व्याकरण की। व्याकरण में उपसर्ग निकाले थे हमने, वी आ, ठीक है, वी आर, फिर करण है। व्याकरण में जब हम बात करते हैं तो वर्णमाला की, वर्णमाला में हमने आज बात करी स्वर की, स्वर और व्यंजन होते हैं। फिर हम बात करते हैं शब्द की, पद की, वाक्य की, अवतरण की। पद क्या होता है? विभक्ति युक्त शब्द होता है। विभक्ति क्या होता है? ये लिखा हुआ, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध लिखने के नियमों को संकलन व्याकरण कहते हैं। कुछ कर सकें नहीं कर सकें, क्लास के लास्ट में जो मैं इस पीडीएफ के पीपीटी के थ्रू जो रिवीजन करवा रहा हूँ ना, हैंड रिटन के थ्रू, उस रिवीजन को सुन लेना क्लास में आने से पहले या इन सारे दिनों में, ताकि पूरा जितना पढ़ाया 2 वीडियोस का कंप्लीट हो जाएगा। वर्णमाला सबसे पहले क्या है? स्वर। वर्णमाला खुद क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई। स्वर कितने होते हैं? 11 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ये आप ये यहीं से निकालेंगे कौन से क्या है टाइप्स, यहाँ से निकाल के फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हमने भाषा की लघुत्तम इकाई किसको कहा था? वर्णमाला को। स्वर की परिभाषा किसमें दी थी? कि बिना सहायता जो उच्चारित हो। सहायता से जो उच्चारित हो क्या? व्यंजन। किसकी सहायता? स्वर की सहायता से जो उच्चारित हो व्यंजन। पूरी डेफिनेशन हो गई व्यंजन की। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, स्वर भेद के आधार कितने थे, बेस कितने थे। तो अपन कहते हैं ना किसी का मेजरमेंट करने के लिए कि हाइट कितनी है, रंग कैसा है, ये वो, मोटा है पतला है। रचना के आधार पर हमने बात करी। सबसे पहला स्वर भेद के आधार में पहला क्या लेता? रचना का। रचना के आधार पर मूल और यौगिक। मूल कितने? 4। यौगिक कितने? 7। ठीक है। फिर इसमें अपन आगे बढ़े, यौगिक में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय है। मूल शब्द कौन सा है? योग है। फिर यौगिक में 2 प्रकार देखे थे हमने, दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ में क्या है? समान स्वरों का योग। और वह कौन सा दीर्घ स्वर है जिसका जिसका वह कौन सा मूल स्वर है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता? तो री। ये प्रश्न देखा था। फिर हमने बात करी थी संयुक्त स्वर जिसमें असमान स्वरों का योग है, उसमें कौन कौन से हमने ये देखे। इसके बाद में हम आगे बढ़े। इसके बाद में हमने बात की उच्चारण स्थान के आधार पर, तो कंठ, तालु और होठ की बात की। फिर हमने कंठ और तालव्य की बात की। फिर हमने कंठ और ओष्ठ्य की बात की, री मूर्धन्य चला गया। फिर उसके बाद में जीभ के आधार पर हमने बात की पश्च, मध्य और अग्र। मुंह खुलने और बंद होने के बाद बारे में बात की, तो हमने मुंह खोलने का कौन बोलता है? डॉक्टर। ये एक ट्रिक है, एक स्टोरी जो जम जाती है इसके साथ में। तो अपन आ से शुरू करेंगे, अ नहीं डालेंगे साथ में। फिर जब हम मुंह बंद करके ऐसे करके ई ऊ की ध्वनि निकाल सकते हैं, बाकी बची हुई नीचे आ जाएगी। ठीक है। होठ के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो इस प्रकार आज की क्लास अपनी रही है। अभी आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी फीस के रिगार्डिंग, ड्यूरेशन के रिगार्डिंग, ड्यूरेशन आपका अगर तरीके से पढ़ोगे तो मार्च है, ज़्यादा से ज़्यादा मई में जाएगा नहीं, मई का फर्स्ट वीक मान लो। लेकिन तरीके से करना है, पेशेंस के साथ करना है, तो अभी तो वीक में 2 डेज चलेगी, अप्रैल 5 अप्रैल के आसपास, 10 अप्रैल के आसपास तक। तो उसके बाद में आपकी क्लास पूरे वीक चलेगी, 3 डेज 4 डेज कर देंगे, फिर पूरे वीक चलेगी। अभी से प्रैक्टिस कर लेना, साथ के साथ जुड़े रहने की। इतना जो पढ़ाया ना, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। मैं यहाँ 11 बोलूँ तो आपके 11 स्वर एक इमेज घूमनी चाहिए। 7 बोलते ही आपको पता होना चाहिए यौगिक की बात कर रहे हैं। और यौगिक खुद में भी आपको प्रत्यय अलग हुआ, एक प्रत्यय और योग अलग हुआ नजर आना चाहिए। इस तरीके से आपकी पिक्चर बननी चाहिए। ये 2 पेज आपको भेज दिए जाएंगे। आपका जो भी डाउट हो आप जल्दी बताइए, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको मैं। फिर अगले मंडे को मिलेंगे अपन। सर कौन से ग्रुप पे पीडीएफ सेंड होगी?
जिस ग्रुप में आप ऐड होंगे उसमें हो जाएगी, अगर नहीं है तो आपको जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिए और टीम से कनेक्ट होंगे तो आपको पीडीएफ भेज दी मतलब जाएगी। अभी डेमो क्लास है तो अभी एनरोलमेंट नहीं करवाया हुआ, तो अभी नहीं मिलेगी, एनरोलमेंट के बाद ही पीडीएफ मिलेगी, मैम वो पीडीएफ पूछ तो रही हूँ। हम ओपन रखेंगे सबके लिए ही, ओके। चाहे डेमो हो ओके। चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ भी मेरे कल दिमाग में थी, बोलने में था, बट मैंने बोली नहीं, आज बोलने में हूँ। आप डेमो क्लास की तरह आने वाली 2 क्लास को भी खराब मत करना। आप इसको क्लास की तरह ही ट्रीट करना और क्लास की तरह ही इस पे वर्क करना है। क्लास वर्क मेरी तरफ से हो गया, होमवर्क आपको जाके करना है, तो इन पीडीएफ का रिवीजन करना है, 2 पेज है मात्र। तो ऐसे ही आपके टॉपिक्स चलेंगे, 3 पेज 2 पेज 3 पेज 2 पेज। उन 3 पेज 2 पेज को अगर आपने दिमाग बिठा लिया, बात खत्म। हो सकता है अगले मंडे को मैं सबसे पहले इनके 4 प्रश्न ही करवाऊँ और आपसे पूछूं कौन सा यौगिक है, कौन सा यौगिक नहीं है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, कौन सा उच्चारण स्थान के आधार पर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। सर मेरा एक बेसिक डाउट था कि जैसे जी। अपने दो बैचेज हैं, एक जेएलओ और आरजेएल दोनों के लिए और एक सिर्फ आरजेएस के लिए, तो क्लासेस सेम ही रहेंगी उनकी, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है उनका, जब सेम क्लासेस, तो उनमें जितना डिफरेंशिएशन सिलेबस क्या है? सेम है, वो तो कॉमन सिलेबस तो चलता रहेगा। जिनके टॉपिक रह जाएंगे बैच के बाद में देखेंगे उनका, एक बार बैच कंप्लीट होने के बाद में अगर आपके अलग टॉपिक है तो उनको उठाएंगे, अगर नहीं है, मुझे तो कोई अलग टॉपिक लगा नहीं। अब नए सिलेबस में वो कुछ चेंज करने वाले हैं नहीं, क्योंकि इस बार एसआई का सिलेबस चेंज हुआ था, तो जीएस के पेपर के अंदर उन्होंने क्रिमिनोलॉजी वगैरह ये बीएनएस वगैरह डाले थे। बाकी हिंदी का उन्होंने कुछ भी चेंज किया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ भी हिंदी के सिलेबस में किसी प्रकार कोई चेंज होना है। और पूछिए किसी कोई डाउट हो तो। सर इंग्लिश की क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चलेगा? वो ग्रुप के थ्रू आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेगी। कल की क्लास आपकी यूट्यूब पे डाली हुई है, आज ही डाली है शायद। हिंदी की है ना, इंग्लिश की नहीं है आई बिलीव। इंग्लिश की तो फिर आपको जो नंबर दिए गए हैं उन पे आपको कांटेक्ट करना है, आप बात कर सकते हैं टीम से। यहाँ तक का अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन चलते हैं मंडे को। मंडे को वापस मिलते हैं। यहाँ तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक एक मिनट। हाँ सलोनी सिंह जी बोलिए, आपका कोई डाउट है तो बताइए। फीस स्ट्रक्चर इस क्लास की शुरुआत के साथ में बताया गया था आपको, बाकी आपको मैं वापस से बता देता हूँ। फीस आरजेएस जेएलओ एपीओ प्रीलिम्स की कंबाइंड जो टेस्ट सीरीज है, इसका ड्यूरेशन 1.5 साल का जो है, 1.5 ईयर का, उसकी फ़ीस आपकी रहेगी 4,999 हिंदी की, और लैंग्वेज की रहेगी 3,499। और वहीं आप अगर ओनली आरजेएस के लिए जाते हैं तो अब आपकी फ़ीस रहेगी 3,999 हिंदी की और 2,499 इंग्लिश की। और बेटर यही है कि अगर आरजेएस जेएलओ एपीओ वगैरह सारे एग्जाम आप टारगेट करें तो कमेंट लीजिए, और जैसा आपका सुविधा हो उस अकॉर्डिंग लीजिए। और दोनों का ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन तो 1.5 साल है ही है, और यहाँ आरजेएस का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, टेस्ट सीरीज के साथ में आपकी क्लासेस अलाइन रहेगी आपके टैब में। ठीक है, फिर आज के लिए अपन पहले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा ले चुके हैं, तो मिलते हैं अगले मंडे को और आपको ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। और बाकी आपका कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लिख के रखिएगा, अगले मंडे को मिलते हैं। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।